हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से और इसके जुड़ी हुई प्रोग्राम से। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ एनसीडीज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सारे गोल्डन पॉइंट्स हम लोग इसमें रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है एक क्वेश्चन जो कि बहुत फेवरेट पीवाईक्यू भी है, ओबेसिटी इंडिकेटर्स। ठीक है, ओबेसिटी इंडिकेटर्स क्या होता है? सबसे पहले एक होता है बीएमआई। ठीक है, सो बीएमआई होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि बीएमआई का दूसरा नाम क्या है? तो बीएमआई का जो दूसरा नाम है वो है क्वेटलेट इंडेक्स। ठीक है, बीएमआई का जो दूसरा नाम है वो है क्वेटलेट इंडेक्स, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका दूसरा नाम है क्वेटलेट इंडेक्स। ये लिख के आ सकता है तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा ओबेसिटी का इंडिकेटर है पॉन्डरल इंडेक्स। पॉन्डरल इंडेक्स में क्या करना है, जैसे यहाँ था ना वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसको जस्ट रिवर्स कर दो। कहने का अर्थ क्या है कि इसको कर दो हाइट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ बॉडी वेट। ओके, अपॉन क्यूब रूट ऑफ बॉडी वेट। ऑलराइट, अपॉन क्यूब रूट ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट, यानी हाइट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ बॉडी वेट। ओके, ऐसे अपॉन क्यूब रूट ऑफ बॉडी वेट। फिर एक एमसीक्यू बनता है कॉर्प्यूलेंस इंडेक्स। कॉर्प्यूलेंस इंडेक्स क्या होता है? एक्चुअल वेट अपॉन डिजायरेबल वेट। सो बेसिकली इसका पीवाईक्यू क्या है? हाइट इंडिपेंडेंट ओबेसिटी इंडिकेटर। ठीक है, हाइट इंडिपेंडेंट ओबेसिटी इंडिकेटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट इंडिपेंडेंट ओबेसिटी इंडिकेटर क्या है? कॉर्प्यूलेंस इंडेक्स। इसका कट ऑफ कितना होता है? मतलब 1.2 तक एक्सेप्टेबल है। इट शुड नॉट एक्सीड 1.2, अदरवाइज इट्स एन इंडिकेटर ऑफ, फिर वो ओबेसिटी का इंडिकेटर हो जाता है। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल है हाइट इंडिपेंडेंट ओबेसिटी इंडिकेटर, जो कि कॉर्प्यूलेंस इंडेक्स है। फिर आ जाओ ब्रोकाज इंडेक्स। ब्रोकाज इंडेक्स होता है हाइट इन सेंटीमीटर -100। ओके, लोरेंस फॉर्मूला एक फॉर्मूला है। सो ये काफी बड़ा होगा, फॉर्मूलाज हमेशा बड़े ही होते हैं ना, तो ऐसे याद रख सकते हो। हाइट इन सेंटीमीटर -100 माइनस हाइट इन सेंटीमीटर -150 डिवाइडेड बाय, अगर वुमन के लिए है तो 2, अगर मेन के लिए है तो 4। ठीक है, सो व्हाट आर द ओबेसिटी इंडिकेटर्स? पहला याद रखोगे क्वेटलेट, व्हिच इज बीएमआई, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। दूसरा याद रखोगे, नाम तो सारे याद रखना है, पॉन्डरल इंडेक्स, कॉर्प्यूलेंस इंडेक्स, ब्रोकाज इंडेक्स एंड लोरेंस फॉर्मूला। एक जो इससे गोल्डन पॉइंट निकल के आता है कि हाइट इंडिपेंडेंट ओबेसिटी इंडिकेटर कौन सा है? सो हाइट इंडिपेंडेंट ओबेसिटी इंडिकेटर है कॉर्प्यूलेंस इंडेक्स, एक्चुअल वेट अपॉन डिजायरेबल वेट, और उसका कट ऑफ है 1.2। ठीक है, चलो अब द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी, एक बार ये रीड कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार इसमें कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बन सकता है। मतलब ओबेसिटी ग्रेटेस्ट रिस्क किस चीज को पोज करता है? टाइप 2 डायबिटीज। ओके, ग्रेटेस्ट रिस्क इज फॉर टाइप 2 डायबिटीज। अब आ जाओ एक छोटे से चार्ट पे कि द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी, मतलब ओबेसिटी पोजेस द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर व्हिच डिजीज। ओके, सो टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, गॉल ब्लैडर डिजीज, डिसलिपिडीमिया, ब्रेथलेसनेस, स्लीप एपनिया, इसके लिए ओबेसिटी ग्रेटेस्ट रिस्क है। मॉडरेट रिस्क किसके लिए है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, गाउट एंड हाइपरयूरेसीमिया। क्वेश्चन आ जाएगा ओबेसिटी पोजेस द ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, उसमें आ जाएगा जैसे ऑप्शन लिखा होगा। तो ओबेसिटी किस हेल्थ प्रॉब्लम के लिए ज्यादा रिस्क पोज करता है? वो है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब बहुत जरूरी है बीएमआई क्लासिफिकेशन, WHO के अकॉर्डिंग एज वेल एज अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन। ठीक है, बीएमआई होता है क्वेटलेट इंडेक्स, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ग्लोबल पॉपुलेशन मतलब WHO का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब दोनों में देखो, नॉर्मल पहले देखो, बीएमआई कितना है अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन? नॉर्मल 18.5 से 24.99, और इंडियन क्लासिफिकेशन में कितना है? 18.5 से 22.99, नॉट 24, 22। तो अंडर वेट तो दोनों में ठीक है, लेस देन 18.5, इंडियन में भी लेस देन 18.5। बट ओवरवेट की जब बात करोगे WHO में, ओवरवेट होगा 25 एंड अबव, 25 एंड अबव, मतलब 25 से 29.99, और एशियन या इंडियन क्लासिफिकेशन में ये कट ऑफ था 22.99, सो 23 टू 24.99। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे ओवरवेट अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन, मोर देन इक्वल टू 25। ठीक है, ओवरवेट अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन कट ऑफ क्या है? 23। ठीक है, फिर आ जाओ ओबेसिटी। ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन, बीएमआई अगर मोर देन 30 है, मोर देन इक्वल टू 30, यहाँ पे ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन क्लासिफिकेशन इज मोर देन इक्वल टू 25। ठीक है, फिर ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2। ओके, सो आपको ना बेसिकली क्या देखना, आपको क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि इंडियन कहीं मेंशन तो नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन क्लासिफिकेशन मेंशन होगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगी। अब एक और चीज उठ के आ सकता है क्वेश्चन कि अंडर न्यूट्रिशन बीएमआई के बेसिस पे क्लासिफाई करो। ठीक है,
सो हमें पता है कि BMI लेस देन 18.5 इज अंडर वेट, ठीक है। जैसे ये इतना तो हमें पता है, उसके भी अगर BMI उससे भी कम है उसको कैसे ग्रेड करेंगे, जैसे माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन 17 to 18.5, मॉडरेट 16 to 16.99 और सीवियर अंडर न्यूट्रिशन इज BMI लेस देन 16, ये आ सकता है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है इसको बोलने का कि जब वेट होता है बिलो 85th परसेंटाइल इट इज नॉर्मल, जब वेट बिटवीन 85th to 95th परसेंटाइल है इट इज व्हाट, ओवरवेट, जब वेट मोर देन 95th परसेंटाइल है इसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी, ठीक है। वेट मोर देन 95th परसेंटाइल इसको बोलते हैं ओबेसिटी। अब दो टर्म्स हैं, मॉर्बिड और सुपर ओबेसिटी, ठीक है। सुपर 50 से भी ऊपर, ऐसे याद रखो, सुपर 50 से भी ऊपर मतलब BMI मोर देन 50, सुपर। मॉर्बिड में क्या होता है, BMI मोर देन 40, ओके। मॉर्बिड इज BMI मोर देन 40, सुपर 50 से भी ऊपर BMI मोर देन 50। चलो अब आगे आ जाओ, जैसे एक क्वेश्चन, BMI of 2 Indian females are 17.5 and 24.99, classify them in terms of the BMI। सो अब हमें क्या करना है, हमें लिख दिया गया है इंडियन, तो हम WHO की क्लासिफिकेशन नहीं यूज़ करेंगे यहाँ, हमें किसकी क्लासिफिकेशन यूज़ करनी होगी, इंडियन वाली, ठीक है। अब इंडियन में 17.5 वो तो पता ही है, बिलो 18.5 इज अंडर वेट, तो ठीक है ये अंडर वेट है। 24.99 इंडियन पॉपुलेशन में ओवरवेट के लिए 23 एंड अबव है एंड 25 एंड अबव ओबेसिटी है, इसका मतलब 24.99 ओवरवेट में पड़ा, तो इसका आंसर क्या है, अंडरवेट एंड ओवरवेट, ठीक है। सो हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना कि कहीं इंडियन पॉपुलेशन मेंशन तो नहीं है, अगर कुछ नहीं मेंशन है तब तो WHO को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। अब कुछ और इंडिकेटर्स ऑफ ओबेसिटी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, मतलब पूछते ही हैं। जैसे और चीज़ें हम क्या मेजर कर सकते हैं, एक स्किन फोल्ड थिकनेस ले सकते हैं, इसको मेजर किया जाता है 4 साइट में, मिड ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, सबस्कैपुलर एंड सुप्राइलियाक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्राइसेप्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि स्किन फोल्ड थिकनेस के सम ऑफ मेजरमेंट्स को देखते हैं, तो जब इन सबका सम ऑफ मेजरमेंट्स इज लेस देन 40 मिलीमीटर इन बॉयज़ तब मतलब वो बेसिक नहीं है, ठीक है। सो आइडियली सम ऑफ मेजरमेंट्स लेस देन 40 mm होना चाहिए बॉयज़ में एंड लेस देन 50 mm होना चाहिए गर्ल्स में, ठीक है। ये कट ऑफ वैल्यूज आ सकता है, ठीक है। सो जब स्किन फोल्ड थिकनेस मेजर करोगे तो इन चारों साइड्स में करोगे। ट्राइसेप सबसे पहले अफेक्ट होता है बिकॉज वो सबसे पहले मसल लूज करता है, ठीक है। तो सम ऑफ मेजरमेंट्स लेस देन 40 होना चाहिए इन बॉयज़ एंड लेस देन 50 होना चाहिए इन गर्ल्स। वेस्ट सर्कमफ्रेंस फिर ले लो, वेस्ट सर्कमफ्रेंस में भी ग्लोबल और इंडियन है, मोस्टली ग्लोबल आ सकता है। मेन में जब वेस्ट सर्कमफ्रेंस इज मोर देन 102 सेंटीमीटर ओबेसिटी की तरफ जाता है, वुमन मोर देन 88 सेंटीमीटर। इंडियन एक बार देख लेते हैं, मेन मोर देन 90, वुमन मोर देन 80, ओके। बट WHO ज़रूर याद रखोगे, मेन मोर देन 102 सेंटीमीटर्स एंड वुमन में वेस्ट सर्कमफ्रेंस मोर देन 88 सेंटीमीटर्स, क्योंकि इसी से जुड़ा वेस्ट हिप रेशियो में मेन मोर देन 1, ठीक है। अगर वेस्ट हिप रेशियो मेन में मोर देन 1 आया और वुमेन में मोर देन 0.85, ठीक है। मेन में मोर देन 1 है, वुमेन में मोर देन 0.85 है, क्लियर एवरीबडी। ये दूसरे कुछ इंडिकेटर्स है ओबेसिटी। अब स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जाम में आता है, ठीक है, ये हारपेंडेंस कैलिपर, ठीक है। ये कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं, ये इमेज दे देंगे और पूछेंगे ये किसके लिए है या इसमें वैल्यूज क्या होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या है, हारपेंडेंस कैलिपर, ठीक है। ये मेजर क्या करता है, स्किन फोल्ड थिकनेस, ओके। ये था हारपेंडेंस कैलिपर। अब आगे आ जाओ, आगे अब हम लोग कुछ NCDs में ना कुछ इमेजेस आते हैं फॉर लास्ट मिनट रिविजन जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कैसे हम किसी को पता करेंगे कि रिस्क फॉर NCD पे है कि नहीं, उसके लिए WHO ने एक अप्रोच दिया, ये वाला, इसका क्या नाम है, स्टेप्स अप्रोच, ठीक है। इसका नाम है स्टेप्स अप्रोच। तो स्टेप्स अप्रोच किसने दिया था, WHO ने दिया था। अब ये स्टेप्स अप्रोच किसके लिए है, स्टेप्स अप्रोच है वॉज गिवन बाय WHO, ठीक है, गिवन बाय WHO, ओके। और इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये स्टेप्स अप्रोच क्या है, दिस इज फॉर सर्विलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स ऑफ NCDs, ठीक है। मतलब ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये पता करने के लिए, ठीक है, सर्विलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अब इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में क्वेश्चनेयर भराते हैं,
ठीक है, तो क्वेश्चनर बनाते हैं। तो क्वेश्चनर में आप क्या किस किस बारे में पूछ सकते हो? आप पूछ सकते हो लाइफस्टाइल बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन, लाइफस्टाइल पूछ सकते हो, उसके बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। और क्या पूछ सकते हो? साइकोलॉजिकल चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। सो लाइफस्टाइल बिहेवियरल साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो ये सब क्वेश्चनर है, फर्स्ट स्टेप। स्टेप 2 क्या है? क्या लिखा हुआ है? फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट मतलब यहाँ पे मुझे क्या करना है? एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स लेना है, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री मतलब हम लोग हाइट लेंगे, वेट लेंगे, ब्लड प्रेशर लेंगे, ठीक है। हाइट ले लो, वेट ले लो, बीपी ले लो, ठीक है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस ले लो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस ले लो, ठीक है, हिप सर्कमफ्रेंस ले लो, ये हो जाएगा। फिर बायोकेमिकल मतलब लैब इन्वेस्टिगेशंस। लैब इन्वेस्टिगेशंस में जैसे आप क्या लोगे? ब्लड ग्लूकोज ले लो, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल ले लो, ये सारी चीज़ें। ब्लड ग्लूकोज हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, मतलब ब्लड पैरामीटर्स ले लो, ठीक है। बट इस स्टेप्स अप्रोच से क्या हम लोग पता करना चाहते हैं? सर्विलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स फॉर एनसीटीज। चलो आगे आ जाओ। WHO स्टेप्स अप्रोच इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, ओके, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, थेरेप्यूटिक। इट विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है, मतलब आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, आपका डाइट कैसा है, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ऑल्सो साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ऑल्सो फिजिकल, ठीक है। बट थेरेप्यूटिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या ब्लड ग्रुपिंग इसका पार्ट है? नहीं, याद रखना, ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेप्स अप्रोच, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ स्टेप्स अप्रोच, ठीक है, इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ स्टेप्स अप्रोच। ब्लड ग्रुपिंग भी स्टेप्स अप्रोच में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो ये था WHO स्टेप्स अप्रोच। ओके, अब ये आ जाओ, दूसरा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो इमेजेस का, ये क्या है? ट्रैकिंग फिनोमिनन। क्या है? ट्रैकिंग फिनोमिनन। ट्रैकिंग फिनोमिनन मतलब, अब ट्रैक मतलब क्या होता है? फॉलो करो। तो यहाँ पे हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे एक बच्चे को हाइपरटेंशन के लिए टिल अडल्टहुड, ठीक है। मतलब ऑन फॉलोइंग एन इंडिविजुअल फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड कीपिंग अ ट्रैक ऑन ब्लड प्रेशर। मतलब अगर किसी बच्चे का ब्लड प्रेशर बचपन में कम है तो वो बड़े होके भी कम रहेगा, अगर बचपन में ज़्यादा है तो वो बड़े होके भी ज़्यादा होगा। मतलब ऑन ट्रैकिंग एन इंडिविजुअल, ठीक है, ऑन ट्रैकिंग एन इंडिविजुअल फॉर ब्लड प्रेशर फ्रॉम चाइल्डहुड टू adulthood, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड that if blood pressure is low in childhood, it will remain low in adulthood. Okay, if blood pressure is low in childhood, it will remain low in adulthood. इसका मतलब hypotensive in childhood will remain hypotensive in adulthood. Okay, will remain hypotensive in adulthood. hypotensive in adulthood, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि अगर बच्चा हाइपरटेंसिव पाया गया है चाइल्डहुड में तो वो हाइपरटेंसिव रहेगा अडल्टहुड में, या हाइपरटेंसिव इन चाइल्डहुड, ठीक है, हाइपरटेंसिव अगर चाइल्डहुड में है, हाइपरटेंसिव इन चाइल्डहुड वो क्या रहेगा? हाइपरटेंसिव अगर चाइल्डहुड में है तो विल रिमेन हाइपरटेंसिव इन अडल्टहुड, ठीक है, विल रिमेन व्हाट? हाइपरटेंसिव इन अडल्टहुड, ठीक है, हाइपरटेंसिव इन अडल्टहुड। ओके, ये है ट्रैकिंग फिनोमिनन। आप कह सकते हो मैम इसको ये नहीं बोल सकते बीपी इंक्रीजेस विद एज, वो अलग चीज़ है। इसमें है कि अगर हम लोग ये बच्चे को फॉलो करते हैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, अगर उसका ब्लड प्रेशर बचपन में लो था तो अडल्टहुड में भी लो रहेगा। हाइपरटेंसिव रिमेन्स हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव रिमेन्स हाइपरटेंसिव, ठीक है, ये है ट्रैकिंग फिनोमिनन, ठीक है, ये है ट्रैकिंग फिनोमिनन। ओके, अब आ जाओ आगे। अब एक और इमेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर MCQs, ये है रूल ऑफ हाफ्स, ठीक है, रूल ऑफ हाफ्स। ये किसके लिए है? रूल ऑफ हाफ्स भी हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है। ये किसी स्टडी का इमेज है, लाइक दिस इज एक्चुअली द इमेज ऑफ रूल ऑफ हाफ्स, बट ये किसी स्टडी से निकाला गया है
डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल ऑफ हाउस एज अप्लाई टू स्टडी पॉपुलेशन इन शिमला, ठीक है। तो ये उनमें जो पॉपुलेशन जितनी नंबर्स में मिली थी वो ये है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू हैव टू रिमेंबर कि ये इमेज कैसा दिखता है, ठीक है। रूल ऑफ हाउस क्या होता है ना कि जितने लोग हाइपरटेंसिव्स है उसमें से सिर्फ 50% को पता है कि वो हाइपरटेंसिव्स है, उनमें से सिर्फ 50% ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनमें से सिर्फ 50% एडिक्वेटली ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आउट ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव्स इन अ कम्युनिटी, ठीक है, ऑल आउट ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव्स इन अ कम्युनिटी क्या हो रहा है, आउट ऑफ ऑल हाइपरटेंसिव्स इन अ कम्युनिटी ओनली 50% आर अवेयर कि वो हाइपरटेंसिव्स हैं, ओनली 50% आर अवेयर दैट दे आर हाइपरटेंसिव्स, ठीक है, दैट दे आर हाइपरटेंसिव्स। सिर्फ 50% को पता है कि वो हाइपरटेंसिव्स है, ठीक है। उसमें से ओनली 50%, ओके, आउट ऑफ देम ओनली, ठीक है, आउट ऑफ देम ओनली 50% आर बीइंग ट्रीटेड, ओके, आर ऑन ट्रीटमेंट, ओके, एंड इसमें से भी क्या है, आर ऑन ट्रीटमेंट, एंड आउट ऑफ देम क्या हो रहा है, आउट ऑफ देम ओनली 50% आर बीइंग एडिक्वेटली ट्रीटेड, ठीक है। आउट ऑफ देम क्या हो रहा है, ओनली 50% आर बीइंग व्हाट, ओनली 50% आर बीइंग एडिक्वेटली ट्रीटेड, ठीक है। सिर्फ 50% एडिक्वेटली ट्रीट हो रहे हैं, ओनली 50% आर बीइंग एडिक्वेटली ट्रीटेड। ये है रूल ऑफ हाउस, ठीक है, ये है रूल ऑफ हाउस। ऑलराइट, एक ट्रैकिंग फिनोमिनन है हाइपरटेंशन के लिए, एक रूल ऑफ हाउस है। एक और वर्ड याद कर लो, डैश डाइट, याद है, व्हाट इज डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। कभी कभी ये पूछ सकते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, मतलब 3 इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं टू कंट्रोल हाइपरटेंशन, एक ट्रैकिंग फिनोमिनन, एक स्टेप्स अप्रोच, एक डैश डाइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब प्रूडेंट डाइट क्या है, प्रूडेंट डाइट इज अ डाइट टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, टू प्रिवेंट पर्टिकुलरली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में टोटल फैट कितना होना चाहिए, 15 to 30%। SFA मतलब सैचुरेटेड फैट, ठीक है, सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट लेस देन 7% होना चाहिए, ठीक है, मतलब 7% तक हो सकता है फिर भी। ट्रांस फैट लेस देन 1% होना चाहिए। डेली सॉल्ट 5 ग्राम पर डे, ठीक है। डेली कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, याद रहेगा ये सब। ओके, अब आ जाओ प्रोग्राम में। सो ये जो है ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ये पुराना नाम था, ठीक है, दिस वाज द ओल्ड नेम। अब क्या हुआ कि NCDs बढ़ रहा है, यू ऑल नो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस मैक्सिमम डेली कंट्रीब्यूट करता है, तो NCD का जो नाम है प्रोग्राम का, वो प्रोग्राम का नाम बदल दिया गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ NCDs। रादर देन बीइंग सो पर्टिकुलर, हमने इसको सिर्फ, गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ NCDs। इसका लोगो याद रखना, हेल्थ इन योर हैंड्स, मतलब इसका जो टैगलाइन है, हेल्थ इन योर हैंड्स इज अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द प्रोग्राम, ऐसे कुछ आ सकता है। एंड लुक एट दिस, दिस इज द लोगो ऑफ NCD प्रोग्राम। तो अब इसमें जो अपडेट है, ठीक है, अपडेट है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, दिस इज नेशनल प्रोग्राम फॉर व्हाट, ये है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ NCDs, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ NCDs। अब अगर नाम बदला है तो मतलब इसमें कुछ न्यूअर इंक्लूजन्स हुए, ठीक है। सो कौन कौन सी डिजीजेस इसमें इंक्लूड की गई हैं, क्वेश्चन आ सकता है। इसमें अब आता है COPD, ओके, इसमें आता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, इसमें आता है रूमेटिक हार्ट डिजीजेस, ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीजेस। ऑल्सो इसमें अब आता है आयुष मोडालिटीज एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ऑलराइट, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ये सारे न्यूअर इंक्लूजन्स हो गए इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। चलो, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर NCDs क्या है, HYP, ठीक है, HYP, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर NCDs क्या है, सबसे अच्छा लेवल, प्लीज याद रखना, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर कंट्रोल ऑफ NCDs क्या है, बेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन फॉर कंट्रोल ऑफ NCDs प्राइमोर्डियल है। क्या है, प्राइमोर्डियल, मतलब कि डू नॉट लेट पीपल डेवलप रिस्क फैक्टर्स, लोगों को रिस्क फैक्टर ही मत डेवलप कर दे दो, मतलब ना तो स्मोकिंग ना तो ड्रिंकिंग। बट अगर कोई आपसे पूछ ले HYP, मोस्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम्स किस पे बेस्ड है, सो मोस्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे रिलाई करती हैं, सो मोस्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलाई ऑन
सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन मतलब टू मेक एन अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट देना, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ठीक है, ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अंडर द प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ एनसीडीज मतलब ये कैसे हर एक लेवल में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सब सेंटर, ये तो रिविजन के लिए कि 1 सब सेंटर 5000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया, 3000 इन हिली एरिया, ठीक है। बट यहाँ पे कौन कौन सी एनसीडी सर्विसेज हम कर सकते हैं? हेल्थ प्रमोशन, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, रेफरल। ओके, अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग हो रही है मतलब वो किसी चीज़ के लिए आया, किसी और बीमारी के लिए, हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके उसको एनसीडीज के लिए स्क्रीन कर रहे हैं, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, ठीक है। पर्टिकुलरली एनसीडी क्लिनिक सब सेंटर में नहीं रन हो रहे कि हम एनसीडी के लिए ही लोग ढूंढ रहे, पता कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, वो आ किसी चीज़ के ले रहे, कोई और को और किसी और डिजीज़ के चेकअप के लिए आ रहे हैं, हम उनको चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। सो अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली स्क्रीनिंग फैसिलिटी है, ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस मैनेजमेंट, रेफरल। सीएचसी में एनसीडी क्लिनिक प्रॉपर होते हैं, ठीक है, मेक एन अर्ली डायग्नोसिस मैनेजमेंट, लैब फैसिलिटीज, रेफरल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एनसीडी क्लिनिक तो है, बट 2 चीज़ों का ध्यान दोगे कि कार्डियक केयर यूनिट और कैंसर केयर फैसिलिटी किस लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड अपवर्ड्स, ठीक है। अब ये तो था इंडिया में क्या क्या हो रहा है। अब एक WHO ने एक स्टेप्स दिया है, ठीक है। WHO ने एक इट हैज़ गिवन अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर कंट्रोल ऑफ फॉर एलिमिनेशन ऑफ एनसीडीज बाय 2025, ठीक है। ये तो सारे इंडिया कर रहा था। अब WHO ने कुछ किया है, ऑफकोर्स क्या है, WHO ने क्या किया है, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क दिया है, ठीक है, जिसमें उसने कुछ 9 टारगेट्स दिए हैं जो 2025 तक अचीव होने, ठीक है। ये बेसिकली एक यूपीएससी का क्वेश्चन बनता है, बट ये नीट पीजी एफएमजी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। सो ये 9 टारगेट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसको कैसे याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो मैं बताती हूँ, ठीक है। याद रखना 2 A's 2 S 2 O's। 2 A's के साथ लिख लो 10%, 2 S के साथ लिख लो 30% और 2 O's के साथ लिख लो 25%। मतलब 2 A's में क्या है, रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन बाय 10%, ठीक है। रिड्यूस लेवल ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी, कितना, बाय 10%, ठीक है। सो AA अल्कोहल एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। SS क्या है, रिड्यूस टोबैको कंजम्पशन, ठीक है, टोबैको कंजम्पशन। अब टोबैको कंजम्पशन इज द वर्ड, पर S याद रखने के लिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, स्मोक कंजम्पशन, ठीक है, बाय कितना, 30%, ठीक है। फिर रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, ठीक है, सॉल्ट इनटेक को कम करो, कितना, बाय 30%। फिर O इज द आउटकम, मतलब रिड्यूस prevalence of hypertension by 25%, okay, and reduce premature mortality due to NCDs, premature mortality due to NCDs, कितना, due to NCDs by 25%, ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 दिए हैं जो बहुत ज़रूरी है। WHO ने 9 सेट किए हैं, ठीक है। ये तो MCQ के लिए लास्ट मिनट रिविजन के लिए करोगे, 2A 2S एंड 2O, ठीक है। सो ये वही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीमेच्योर मोर्टालिटी फ्रॉम NCDs 25% रिडक्शन। इसमें जो एक्स्ट्रा एसेंशियल NCD मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी कवरेज 80% होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ड्रग थेरेपी एंड काउंसलिंग 50% कवरेज कम से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड डायबिटीज ओबेसिटी 0% इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। बट ये जो नंबर्स वाले ये याद रखोगे, इसके लिए है रूल ऑफ 2 10s 2 30s एंड 2 20s, ठीक है। चलो अब कुछ बात करते हैं थोड़े कैंसर्स की। सबसे कॉमन कैंसर वर्ल्ड में क्या है, सबको पता है, ब्रेस्ट कैंसर। मेल इंडिया में सबसे कॉमन क्या है, ओरल कैंसर। फीमेल इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर। एल्डरली मेल पूछा, प्रोस्टेट कैंसर। यंग मेल पूछा, टेस्टिकुलर कैंसर। ऑक्यूपेशनल कैंसर सबसे कॉमन क्या है, स्किन कैंसर, है ना, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, याद है, ये हमने ऑक्यूपेशनल हेल्थ में पढ़ा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। फिर फीमेल इन रूरल एरियाज। फीमेल इन रूरल एरियाज में सबसे कॉमन क्या है, फीमेल इन रूरल एरियाज, तो फीमेल इन रूरल एरियाज में है सर्वाइकल कैंसर, ओके, फीमेल इन रूरल एरियाज में है सर्वाइकल कैंसर।
बट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ, चाहे वर्ल्ड वाइड चाहे इंडिया, ओके, अमंग मेल्स, याद रखना लंग कैंसर है, ठीक है, लंग कैंसर। और फीमेल्स में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, फीमेल में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर। कभी कभी ये चीज़ें आ जाती हैं कैंसर से, तो लास्ट मिनट रिविजन के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके आ जाओ, देखो अब एक क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट स्ट्रैटेजी ऑफ इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि इसका आंसर मैम पैप्समियर लिखे या वीआई है। प्लीज रिमेंबर इसका आंसर वीआई है, ठीक है, इनिशियल स्क्रीनिंग वीआई है। ये सब सेंटर में भी होता है। देखो सर्वाइकल कैंसर वाया वीआई है, ब्रेस्ट कैंसर वाया सेल्फ ब्रेस्ट, ओरल कैंसर विद माउथ कैविटी, ब्लड शुगर टेस्टिंग भी हो रही है, हाइपरटेंशन एग्जामिनेशन भी हो रहा है, ठीक है। फैसिलिटी एट पीएचसी, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, एक एक्स्ट्रा सीओपीडी, बाकी ब्लड शुगर टेस्टिंग, हाइपरटेंशन। अब HbA1c अगर फैसिलिटी पीएचसी में है तो कर सकते हैं, अदरवाइज CHC लेवल ऑन अपवर्ड्स होती है, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या किया है ना, हमने जो NCT के चैप्टर्स से जो सारे PYTs एंड PYQs है उनको कवर कर लिया ताकि वो तुम्हारे लास्ट मिनट रिविजन में हो जाए। इनको ज़रूर पढ़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच।